हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो अभी 68 बीपीएससी मेंस का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। बहुत कम समय बचे हैं, तो कुछ कारणों की वजह से मैं अपडेट नहीं रह पाया इस एग्ज़ामिनेशन के दौरान। बीच में कुछ माइनर एक्सीडेंट भी हो गया, तो एक आध सप्ताह उसमें समय चला गया। फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बताया जाए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और कम से कम आप इतना टॉपिक्स का एक आप जनरल अंडरस्टैंडिंग आप लेकर के ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे। यदि आप शुरू से ही आप मेरे को फॉलो करते आ रहे हैं तो थोड़ा सा ये आप टॉपिक देख लेंगे। कुछ भी नहीं तो कम से कम गूगल पे सर्च करके इसके बारे में छोटा छोटा आप सब टॉपिक आप नोट्स कर लें और बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे दो सेक्शन को मैंने यहाँ पे दिखाया है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ऐसा है ना कि यहाँ पे इसको पूछ लेगा डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ के, ठीक है, फिर महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को जोड़ के पूछ सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, पॉवर्टी एलिविएशन है ना, गरीबी उन्मूलन है, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या रोल हो सकता है टेक्नोलॉजी का, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अभी इतना बड़ा कोरोना हुआ था तो कैसे हेल्थ केयर मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया है। आप देखे होंगे कि चाहे वो इतना बड़ा टीकाकरण अभियान हो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम आप बोल लीजिए, तो बिना टेक्नोलॉजी के उसको नहीं किया जा सकता था। तो टेक्नोलॉजी पे एक क्वेश्चन रहेगा, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए आप। टेक्नोलॉजी को या तो वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ के पूछेगा, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, या गरीबी उन्मूलन से, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, या फिर इन्वायरमेंट का कंजर्व कहीं ना कहीं से भी, या फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पूछ देगा। एजुकेशन मैंने लिखना भूल गया है, तो आप एजुकेशन भी इसमें ऐड कर लेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है एजुकेशन वो अभी इम्पार्ट करने में। जब ये कोरोना का टाइम था तो कैसे एवरीथिंग वाज शिफ्टेड ऑन द टेक्नोलॉजी, चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ केयर हो, हर वो चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गया था। तो एक टॉपिक तो टेक्नोलॉजी से आता हुआ दिख रहा है, तो टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से कर लेंगे कि किस तरह का अभी करंट में टेक्नोलॉजी चल रहा है, चाहे वो बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो। हर डायमेंशन से आपको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज ले लेना होगा, ठीक है। फिर रोल ऑफ एजुकेशन, फिर मैंने लिखा है सेम एज एबव। एजुकेशन भी है अपने आप में, आपको उसको सोसाइटी से जोड़ के पूछ सकता है कि एजुकेशन का सोसाइटी में क्या रोल हो सकता है, गरीबी उन्मूलन में, या फिर आर्थिक विकास में, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट करना है, या फिर हेल्थ केयर को मैनेज करना है, या इन्वायरमेंट को बचाना है, तो वहाँ पे एजुकेशन कैसे रोल प्ले कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इतने सारे एरिया में जैसे ही है ना, आप इस सब एरिया में आप इसको कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो आपका एक टेक्नोलॉजी पार्ट हो गया और एक एजुकेशन पार्ट हो गया, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। यहाँ से दो टॉपिक कम से कम आपको मिलेंगे। फिर मैंने तीसरा एरिया चुना है इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट को क्या करेगा, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो हमारा पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, जो क्षति हो रहा है, तो डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से पूछ सकता है, ठीक है। फिर पूछ सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस पॉल्यूशन, ठीक है। एक तरफ हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए, दूसरी तरफ हम लोग पॉल्यूशन को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो पॉल्यूशन इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये दोनों में भी आपको एक यहाँ से टॉपिक बनता हुआ दिख सकता है। फिर मैंने सोशल इश्यूज़ को उठाया है कि सोशल इश्यूज़ में क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो सोशल इश्यूज़ में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें है जैसे वुमेन एम्पावरमेंट। जहाँ भी सोसाइटी की बात हो, वुमेन सोशल इश्यूज़ की बात हो, तो वहाँ पे वुमेन हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, अब वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत सारे डायरेक्शन से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वुमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है, वुमेन एम्पावरमेंट अभी हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ पे अभी दिक्कतें आ रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट हो गया बट अभी भी वो स्थिति महिलाओं की क्यों नहीं हो पा रही है जो होना चाहिए। वो अभी भी जो उनकी जो आर्थिक गतिविधि जो होना चाहिए, जो आर्थिक भागीदारी होना चाहिए, अभी भी उतना नहीं हो पाया है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है अभी महिलाओं की, ठीक है। तो आपको दिखाना होगा, इसमें बहुत सारे डायमेंशन से पूछा जा सकता है। या फिर यहाँ पे वीमेन को एक टॉपिक मैंने इसमें लिखना भूल गया कि रोल ऑफ वीमेन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक पूछ सकता है कि
आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका भी पूछ सकता है या उनकी भागीदारी पूछा जा सकता है। तो वीमेन पे आप अच्छे से कोटेशंस वगैरह 2-3 याद कर लेंगे, जो आपको याद आएगा एग्जामिनेशन हॉल में लिख लेना है। तो वीमेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका एम्पावरमेंट, उनका बैकवर्डनेस, वो पीछे अभी तक पीछे क्यों हैं, उनका सशक्तिकरण हुआ है तो किस हद तक हुआ है, या उनकी भागीदारी अभी कहाँ तक पहुँची है। फिर एक बेरोज़गारी और गरीबी, ये तो कॉमन इश्यूज़ रहता ही है। ये देखने में बहुत सिंपल सा टॉपिक लगता है, लेकिन लिखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है। तो थोड़ा सा आप इसको कंसोलिडेट कर लेंगे, अपने नॉलेज बेस को थोड़ा सा इन्हेंस करके जाएंगे, चीज़ों को बढ़िया से एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक पे आप जाएंगे। पॉपुलेशन को इसलिए पूछा जा सकता है, अगर अभी देखा जाए तो इंडिया के लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा एसेट भी है, और आने वाले समय में इसको अगर अच्छे से मैनेज नहीं किया गया तो बहुत बड़ा लाइबिलिटी भी होने जा रहा है। तो पॉपुलेशन एक चैलेंजेस रहता है ना, खासकर इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए पॉपुलेशन अभी चैलेंजेस ही होने जा रहा है। तो पॉपुलेशन पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पॉपुलेशन को यदि मैनेज नहीं किया गया तो ऑलरेडी वो, मतलब पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड से जोड़ के पूछा जा सकता है कि इफ़ द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और द रेगुलेटेड, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस challenges और द प्रॉब्लम्स लाइक पॉपुलेशन। ओके, तो पॉपुलेशन को आपको एक ध्यान में रखना चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कौन से एरिया में कितना क्या है, कॉम्पोजिशन थोड़ा सा याद रखना होगा। तो इससे मेनली चैलेंजेस पूछेगा, तो चैलेंजेस में आपको याद रहना चाहिए वो। आप वहाँ पे एजुकेशन में भी चैलेंजेस दिखाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आप इनकम इनइक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें पॉपुलेशन पे बनता हुआ दिख सकता है, आना चाहिए। फिर चूँकि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या एमएसएमई के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत हद तक किया जा सकता है, तो थोड़ा सा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे हो सकता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ना पूछ के एमएसएमई पूछ दे, या फिर जो छोटे मोटे जो डेयरी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, या फिर और भी कुछ कुछ जो चीज़ होते हैं वो सब आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने एक ओवरऑल एक कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखा है, ताकि आप जो इधर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जीविका, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत न्यूज़ में रह रहा है, तो कहीं हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपका ओपिनियन मांग ले, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी आप लोग देख लेंगे। करेंट इश्यूज़ में आज़ादी का अमृत महोत्सव, हमने 75वीं वर्षगांठ मनाया आज़ादी का, तो बहुत न्यूज़ में चल रहा है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अब पूछ लेगा आपसे, ठीक है। G20 चूँकि इंडिया में होने वाला है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को डाला है। G20 का समिट जो है इंडिया में होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा G20 का एक ओवरऑल आप अंडरस्टैंडिंग रख लेंगे। फिर इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इसको इसलिए मैंने रखा है कि अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, अभी क्या हुआ है कि पुश एंड पुल फैक्टर होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, और बहुत सारे ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ से फ़ंड जो है बाहर भी जाता है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे स्पेशली ऑन इंडियन सोसाइटी की बात की है। तो इंडियन सोसाइटी में वहाँ पे पूछ सकता है कि हमारे कल्चर पे क्या रोल हो रहा है, वुमेन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड में किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ अगर कुछ और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को पूछता है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आप देख लेंगे। ये सोशल मीडिया बीवीआई टॉपिक है। सोशल मीडिया ये आपके लिए, हमारे लिए बून और बेन है, मतलब अभिशाप है, या मतलब कह सकते हैं कि वरदान है। डेमोक्रेसी में ये किस तरह से अभी चैलेंज बन के आ रहा है, एक डायमेंशन मैंने ये दिया है कि डेमोक्रेसी के लिए कैसे खतरा साबित हो सकता है सोशल मीडिया। दूसरा मैंने ये बताया है कि ये कॉमन जो सिटीजन होता है, आम नागरिक होते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया एक हथियार भी है, ठीक है। तो ये दोनों डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया बून और बेन है, अभिशाप है, या हमारे लिए वरदान है, या फिर डेमोक्रेसी के लिए किस हिसाब से खतरा है। आप डेमोक्रेसी को अच्छे से कर लेंगे। डेमोक्रेसी, थ्रेट टू द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का बहुत सारा पार्ट है, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, और डेमोक्रेसी का क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। तो डेमोक्रेसी को तो आपको एक अच्छे से करके जाना ही होगा, लेकिन स्पेशली सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में थ्रेट टू डेमोक्रेसी को मैंने एक टॉपिक मतलब चूज़ किया है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वेपन ऑफ द सिटीज़न हो सकता है, कॉमन सिटीज़न की कैसे वो थ्रू
सोशल मीडिया वो कैसे सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। अभी आप जंतर मंतर पे जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, है ना, द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन द स्पॉट ऑफ द जंतर मंतर इज़ विजिबल टू द होल कंट्री। ठीक है, सब लोग देख पा रहे हैं वहाँ पे हो क्या रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो इन दिस केस सोशल मीडिया इज़ एक्टिंग लाइक व्हाट, वेपन ऑफ द सिटीजन। ठीक है, तो ये एक तरह का हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है लोगों की बात अपने तक पहुंचाने में। जो खिलाड़ी हैं वो भी बात पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मेन स्ट्रीम की मीडिया नहीं पहुंच पा रही है। फ्री मीडिया पे बहुत सवाल उठते रहते हैं, तो फ्री मीडिया डेमोक्रेसी के लिए क्यों ज़रूरी है, या फिर अगर फ्री मीडिया ना हो तो वो डेमोक्रेसी को कैसे थ्रेट पहुंच सकता है, कैसे इसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो फ्री मीडिया और सोशल मीडिया, इस पर आप दोनों तीनों डायमेंशन को आप अपना रख लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में मैंने छठ को सबसे ऊपर रखा है कि छठ जो है कैसे कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ बिहार है, उसका आप इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस, कल्चरल इम्पोर्टेंस और साइंटिफिक इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं कि छठ होता है तो कैसे साफ़ सफाई वहाँ पे होती है। इससे हमारे इन्वायरमेंटल जो सैनिटेशन बोलते हैं वो होता है। एक बिहार का खास पहचान है छठ के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक बिहार अगर जाना जाता है तो वो छठ के लिए जाना जाता है। तो कल्चरल इम्पोर्टेंस है। साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें फास्टिंग इतनी होती है, तो उस तरह से एक जो भी होता है, जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है, क्लीनिंग प्रोसेस बॉडी का, वो भी एक वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आपसे एक छठ के बारे में ओपिनियन पूछ सकता है कि छठ का क्यों इतना महत्व है, छठ का महत्व पूछ देगा, है ना, बिहार में छठ का महत्व। तो आपको सारे डायमेंशंस दिखाने होंगे। टूरिज़्म थोड़ा सा बिहार में जितना होना चाहिए वो अंडररेटेड है, अच्छे से इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो टूरिज़्म का आपसे स्कोप पूछ सकता है, चैलेंजेस, इनिशिएटिव, ये तीनों को मिला करके टूरिज़्म पे कुछ भी पूछेगा, ये 3 चीज़ आपको लिखना है। जॉब अपॉर्चुनिटी बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है यहाँ पे। तो बेरोज़गारी या एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कैसे किया जाए, इस पे आपसे ओपिनियन मांगा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इतना औद्योगिक पिछड़ापन क्यों है, बिहाइंड इंडस्ट्रियल, रीज़न बिहाइंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। फिर पूछ सकता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या स्कोप है। तो आप जानते हैं कि ठीक है, यहाँ पे वेट लूज इंडस्ट्रीज़ नहीं बैठाया जा सकता है, जैसे आयरन एंड माइंस हो गया, या ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट हो गया, सीमेंट प्लांट हो गया। हालांकि कुछ कुछ प्लांट्स लगने शुरू हुए हैं, पटना के बगल में ही सीमेंट प्लांट एक बहुत बड़ा सा लगा है, फिर एक बाढ़ में NTPC भी है। बट देयर इज़ अ वेरी मच स्कोप फॉर द फुटलोज इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं लगा सकता है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा आपसे ओपिनियन आपसे पूछ सकता है। सारे मतलब मोस्ट ऑफ द ऐसे विल बी ओपिनियन ड्रिवन, है ना, आपसे ओपिनियन जानना चाहेगा, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप कितना अवेयर रहते हैं न्यूज़ को लेकर के, आसपास जो चीज़ें घट रही हैं। ठीक है, एक स्पेशल स्टेटस ऑफ बिहार जो है बहुत दिनों से ये सरकार की मांग रही है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो हो सकता है कहीं स्पेशल स्टेटस आपसे पूछ ले कि बिहार को क्यों मिलना चाहिए या नहीं दिया जा रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो स्पेशल स्टेटस वाला थोड़ा सा कुछ कुछ क्लाउजेज हैं, कुछ जो प्रोविजंस हैं वो आप देख लेंगे। कास्ट सेंसस बहुत इस बार बिहार में पिछले 1-1.5 साल 2 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। तो कास्ट सेंसस कितना रिलेवेंस है नहीं है, ये सोशल जस्टिस को कैसे इंश्योर करेगा। तो कास्ट सेंसस वर्सेस सोशल जस्टिस, इसको करके पूछ सकता है आपसे। बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारी काम किए हैं पिछले 10-15 साल में, बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो। बिहार सरकार ने हर वो काम किया है, वो चाहे वो एनरोलमेंट ऑफ वीमेंस इन एजुकेशन की बात हो, या एजुकेशन की बात हो, या एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या पंचायती राज में रिजर्वेशन की बात हो, या फिर जीविका के थ्रू लाइवलीहुड प्रोवाइड करने की बात हो। मतलब वुमेन्स के लेवल पे बिहार सरकार में बहुत काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिहार में किस तरह से वुमेन्स का सशक्तिकरण हुआ है, वहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिलोसफिकल टॉपिक्स में है, उतना तो बहुत कुछ इसमें नहीं पता चल पाया, लेकिन जो आसपास हम लोग जो सुनते हैं, जो हम लोग बचपन से जानते रहते हैं कि कुछ कुछ ऐसा जो है फेमस होता है, तो उसी में से कोई हो सकता है। इसमें मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, बट आप कुछ कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं जिसमें मैं बहुत श्योर नहीं रहता हूँ, मैं नहीं बोल पाता हूँ कि आप इसको कर ही लें। तो आप अपना कर ही रहे होंगे फिलोसफिकल वाले में। थोड़ा सा ये सब टॉपिक आप लोग एक बार देख लेंगे, चूँकि न्यूज़ में चल रहा है। जैसे वसुधैव कुटुंबकम हो गया, G20 का ये थीम है, तो हो सकता है पूछ ले, है ना।
एक मैंने गांधी जी का दिया हुआ है हिंसा परमो धर्म, चूँकि गांधी जी का जो आइडियोलॉजी होता है, वो जो इस चीज़ को वो उनका जो ओपिनियन रहता है तो पूछने का चांसेस रहता है, ठीक है। बाकी नाच न जाने अंगना टेढ़ा और अधजल गगरी छलकत जाए, ये सब जो हमारा लोकल जो कहावत होता है वो सब है, तो आप इसको देख सकते हैं। लास्ट में है कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए, वो पेज अभी मिल नहीं रहा है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि तीनों क्वेश्चंस को 3 आपको लिखने हैं, तीनों को 1 घंटा देना है समय, वो भी 1 घंटा में 15 मिनट स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान देना है, 45 मिनट में आपको बढ़िया से ऐसे लिखना है। जो भी इस नियम को ब्रेक करेगा उसमें ऐसे में उसका नंबर कम आ जाएगा, क्योंकि आप लिखने बैठेंगे, आप एक ही ऐसे 1.5 घंटा में लिखेंगे, हो सकता है कोई 2 घंटा भी लिखें, ठीक है। तो आप 1 घंटा एकदम घड़ी के टाइम से आप एक ऐसे को 1 घंटा से ज़्यादा समय आप नहीं देंगे। 1 घंटा मतलब 1 घंटा, 1 घंटा से ज़्यादा देना नहीं है, ठीक है। 1 घंटा में वो भी मैंने बताया है कि 45 मिनट से ही आपको लिखना है, 10 से 15 मिनट आपको स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान देना है। स्ट्रक्चरिंग करेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पेस्टल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, मतलब कुछ भी इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ से पूछा और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, है ना, इन्वायरमेंटल और लीगल जो डायमेंशन होता है, बस आप उतना में उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको आराम से 700-800 वर्ड का बन जाएगा, ठीक है। हमेशा मेन टॉपिक जो आपको पूछा जाएगा उसी के आसपास अपना आंसर लिखेंगे, कुछ भी ऐसे मत लिखने लग जाइएगा, लिखते लिखते कहीं खो नहीं जाना है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चरिंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो आप लिख रहे हैं वही आप, जो आपसे पूछा जा रहा है वही लिखना है, और 15 मिनट स्ट्रक्चरिंग करना है और 45 मिनट लिखना है। हो सकता है आप 50 मिनट लिखें और 10 मिनट स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दें, लेकिन ये काम करना है, ठीक है। एक ऐसे पे 1 घंटा ही समय देना है, जिसमें 10 से 15 मिनट आपको स्ट्रक्चरिंग करना है, और आराम से लिखिए। आपने मेहनत की है, आप लोगों से बहुत लोगों ने अपना ऐसे भी मेरे को भेजा था, मैंने उसको प्रॉपर फीडबैक भी दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फीडबैक मैंने दिया है उस पर आप लोगों ने काम किया होगा। और अभी एग्ज़ाम का समय है तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, तो आप सबको अगेन ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जो इससे पहले मैंने बात कही आप सबों को कि एक ऐसे पे 1 घंटा समय देना है, 15 मिनट स्ट्रक्चरिंग करनी है, 10 से 15 मिनट, 45 से 50 मिनट लिखना है, 700 से 800 वर्ड लिमिट रखना है, मेन जो टॉपिक पूछा गया है वही का आंसर करना है, हर पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए और हर पैरा मेन टॉपिक से कनेक्टेड होना चाहिए, डिरेल नहीं होना है, ठीक है। यही सब बातों पे ध्यान देना है। बाद बाकी टॉपिक VVI जो टॉपिक है वो मैंने आप सबको दे दिया है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें से 1-2 टॉपिक को कैसे अप्रोच होना चाहिए स्ट्रक्चरिंग में, उसको करके फिर से बताऊँगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। सबको ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।